सामने उपस्थित थे। अभी हमारे दो साथी संभवतः चले गए, वो कह रहे थे कि मंडल जी के बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं इसी पर केंद्रित करूंगा। स्वर्गीय बीपी मंडल जी, जिनके पुत्र थे रासबिहारी लाल मंडल, वो स्वयं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार से फाउंडर मेंबर में अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा, जो पहली बार 1910 में स्थापना की गई, उसके वो एक तरह से प्रमुख आयोजक थे। पूरे हिंदुस्तान से पहली बार यह आयोजन हुआ था मधेपुरा बिहार में, और फिर भागलपुर में। हमारे डॉक्टर रतन लाल जी बताएंगे कि उसका प्रयोजन उस समय की परिस्थिति अनुसार, आज हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो तमाम जात से जमात की ओर चल रहे हैं। उसी परिस्थिति में, उसी संदर्भ में उसका एक अलग, उसकी एक पहचान थी, उसकी अलग भूमिका थी। मंडल जी 1952 में पहली बार बहुत कम उम्र में मधेपुरा से एमएलए बने, पहला एमएलए मधेपुरा से। 1957 में वो अपने ही चचेरे भाई, सोशलिस्ट पार्टी के बड़े ममेरे भाई, जो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, भूपेंद्र नारायण मंडल, उनसे वो चुनाव हार गए थे विधानसभा, लेकिन फिर अगला लोकसभा में जीते। 1967 में फिर लोकसभा में जीते। 68 में पहली बार, और उस समय तक कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बना था बिहार, और संभवतः हिंदुस्तान में भी समृद्ध सरकार का दौर चल रहा था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र सिंह उसी दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय दोनों श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी की बात को काटकर और राम मनोहर लोहिया के आदेश के विरुद्ध शोषित दल की स्थापना करके बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने। और सिर्फ इस सवाल पर कि आयंगर कमीशन जो बना था कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार की जांच के लिए, जिस रिपोर्ट में कई कांग्रेस पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया था, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने शोषित दल को समर्थन दिया, तो बाद में, उस समय नहीं, कुछ दिन बाद उनका शर्त आया कि आप इस कमीशन को समाप्त करें। और मंडल जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, मैं बन गया, जिंदगी में वो तोहमत नहीं लगाऊंगा कि किसी भ्रष्टाचार के लिए और उसको साथ देने के लिए मेरा नाम आया, बेशक इस सरकार को गिरा दे। तो उनके साथ कौन खड़े थे? बाबू जगदेव प्रसाद, जो कुशवाहा समाज के बड़े जुझारू नेता थे। सतीश प्रसाद सिंह उनके साथ, वो भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे। और अन्य जो पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, शोषित दल जो बनी थी। और आज के संदर्भ में हुकुमदेव बाबू हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का मिला था, हालांकि वो पहले व्यक्ति थे जो इस सरकार को छोड़कर चले गए। खैर, इसके बाद 1972 में फिर एमएलए बने, और 74 में जयप्रकाश बाबू के आह्वान पर उन्होंने रिजाइन किया अपने सीट से, चूंकि उस समय जब जयप्रकाश नारायण जी ने यह आह्वान किया था, इंदिरा जी का जो इमरजेंसी बाद में लगा, और जिसके विरुद्ध में कि जितने सांसद और विधायक थे वो रिजाइन करें, उन्होंने इस्तीफा दिया। 77 में जनता पार्टी बनी, बिहार में जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो अध्यक्ष बने। लालू प्रसाद जी को टिकट अगर दिया तो उन्होंने दिया, हालांकि आज लालू प्रसाद जी उतने उनको उस तरह से कभी भी वो सम्मान नहीं दिए हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी को, लालू जी को, इन लोगों को पहली बार टिकट मंडल जी के ही समय में उनकी अध्यक्षता में मिला। और जब कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ सांसद थे जनता पार्टी के, ये उम्मीद लगाई गई थी कि उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलेगा। उन्हें कैबिनेट में स्थान नहीं मिला, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मोरारजी देसाई, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, पैर की हड्डी टूट गई थी, दिल्ली बंबई में जसरों का हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। वहीं आके मोरारजी भाई ने उनको बताया कि मैं एक जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं और पिछड़े वर्ग आयोग के आपको मैं अध्यक्ष बना रहा हूं। वो जो उनके समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये तो कोई झुंझुना सा हुआ शायद। तो मंडल जी ने कहा था कि इस जिम्मेदारी को लेकर मैं जो कर पाऊंगा वो शायद
कई बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता तो भी नहीं कर पाता। और मोरारजी देसाई ने भी उनको कहा कि मंडल जी, जो मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें। और उनकी रिपोर्ट के कारण मैं समझता हूं आज इस दिन तमाम पिछड़े वर्ग और हमारे जो सामाजिक न्याय के पक्ष के लोग हैं, मैं चाहूंगा ये रिपोर्ट है, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि आज कुछ युवा साथी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेसर्स हैं। मैं सिर्फ आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर पूरी रिपोर्ट आप नहीं भी पढ़ें तो उसकी जो अनुशंसाएं हैं वो अनुशंसा सिर्फ पढ़ लें। उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए पर्याप्त, लेकिन जिसको रोकने के लिए, और किसी हमारे बड़े साथी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं समझा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि वो नकली ओबीसी है। वो ओबीसी नहीं है। ओबीसी समाज पर एक बदनुमा धब्बा, काला दाग है। ऐसे व्यक्ति हैं जो आज आरक्षण को समाप्त करने के लिए सबसे आगे हैं। और अगर मेरे गांव मुरहू में आज नीतीश कुमार है तो उनके साथ गांव के लोग भी नहीं जा रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि वहां के तमाम लोग जानते हैं कि वो उस दल के साथ गरबैया डाले खड़े हैं जिन्होंने आरक्षण को समाप्त करने के लिए क्या कसर नहीं छोड़ा है। और ये बात हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जो अभी रोस्टर लागू हुई थी और 3 महीने के हमारे संघर्ष के बाद कम से कम हम उसको रोक दिए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू हो रहा था, हमारे साथी हैं, नौजवान साथी, ये सभी उस संघर्ष में शामिल थे। और आश्चर्य की बात है, मैं साधुवाद देता हूं कि जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1500 लोग सर है जो SC ST OBC है, एडहॉक नौकरी पर है। रोस्टर लागू होने के बाद उनकी नौकरियां चली जाती। उन लोगों ने एक भी आंदोलन में एक भी दिन वो शामिल नहीं। और डॉक्टर रतनलाल, अभी डॉक्टर संदीप नहीं आए हैं, ऐसे लोग जो परमानेंट स्टाफ है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं डॉक्टर, और भी हमारे जो साथी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो सवर्णों का एक तरह से एसोसिएशन है, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो एक तरह से हम अपने ही जब जो हमारी मांगे हैं, हमारी जो अधिकार है, उसके लिए खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम अनरिजर्व्ड हैं। मैं केवल उसके साथ एक चीज जोड़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो नेट क्वालिफाई किए हैं ओबीसी कैटेगरी से, SC ST कैटेगरी से, वो जनरल में नहीं जा सकते हैं। यानी उसको अनरिजर्व नहीं, उसको वाकई में कोर्ट के ऑर्डर के तहत जनरल बना दिया गया। जो भी आरक्षण होता है उसका मूलतः एक सिंपल लॉजिक और एक तरह से उसका जो डेफिनेशन ये होता है कि पहले 50%, और ये भी बात आई कि क्यों 27% से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मंडल कमीशन ने यह कैलकुलेट किया और उनको जो कैलकुलेशन करना पड़ा, वो एक तरह से जो लोग कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं वो कई बार इसका ये करते हैं कि आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार, कमीशन ने इस बात की पता लगाने के लिए कि कौन सी जातियां, कौन से समूह, कौन से कम्युनिटीज इस कैटेगरी में फिट करते हैं कि वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्होंने 11 इंडिकेटर्स बनाए, 11 इंडिकेटर्स। उसमें एक इंडिकेटर ये था कि आपके इस समाज के कितने लोग शिक्षित हैं, दूसरा था कितनी जमीन है, तीसरा था कितनी भूमि है उनके पास, चौथा था उस समाज की महिलाएं जो है वो पानी भरने के लिए, रोज खाना बनाने के लिए कितनी दूर से पानी लाती हैं। कई हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं जो किलोमीटर्स चल के रोज पानी सिर्फ इसलिए लाते हैं कि घर में खाना बने। और सबसे बड़ी बात ही, महाराष्ट्र में वो गए थे और एक घर में उनको जाना पड़ा कमीशन के इंक्वायरी जो उसकी रिपोर्ट के तहत जानकारी लेने के लिए। तो वो लंबे थे थोड़े, तो जैसे उस घर में घुस रहे थे, झोपड़ी थी, तो उनका सर टकराया उसका जो छत होता है उससे। तो वो इंडिकेटर शामिल किया गया कि ऐसे लोगों की झोपड़ियां जिसमें आपको अंदर जाने के लिए भी झुक के जाना पड़ता है, यानी कि वो उस तरह से गरीब है। तो आर्थिक आधार तो आ ही गया, लेकिन इस आर्थिक आधार जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी
कह रही है बार बार, यह जो सवर्ण समाज बार बार लाना चाहते हैं, उसके तहत से पंडितों के बच्चे उस आर्थिक आधार में फिट होंगे हमारे बच्चे, और हमारे समाज के लोग नहीं होंगे। मैं दो बातें सिर्फ और मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बरौनी में, बिहार में एक जगह है, गंगा किनारे है, ऑयल रिफाइनरी है, वहां रिसाव हुआ और पेट्रोल जो है वहां रिफाइनरी से गंगा में कुछ बह के चला गया और उसमें आग लग गई। विधानसभा के सत्र में जो विनोदानंद झा, उसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने वक्तव्य दिया कि शूद्र जब मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो इस प्रदेश के मुखिया कई बार कहते हैं कि मैं अपने आप को बैकवर्ड नहीं मानता या नहीं मानता था। मैं उनको जरा याद दिलाना चाहूंगा, शादी के समय वो भूल गए होंगे, लेकिन उसके बाद जिस घर पे उन्होंने छोड़ा, बहन जी उस घर में पहले थी, और उसके बाद ये बतौर मुख्यमंत्री उसमें एंटर किए, उसमें गए, किसी तरह का कोई रस्मो रिवाज नहीं हुआ। लेकिन एक अदना सा व्यक्ति जो ट्रक पे रख के गोरखपुर में जाके मठ पे कब्जा करके आज वो कुंडल पहनकर वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, 7 दिन तक वहां शुद्धिकरण कार्यक्रम चलता रहा, तुमको ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसको रखे रहो, तुम शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और अगर वो नहीं मानते हैं इस बात तो अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ गद्दारी करें। मैं एक प्रकरण और मैं बताना चाहूंगा। आदरणीय वीपी सिंह से हमारा बहुत नजदीकी का संबंध था, इस वजह से नहीं कि मैं मंडल जी के परिवार से, इस वजह से कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, और वीपी सिंह को पहली बार 24 जुलाई 1987 को जब वो बोफोर्स के विरुद्ध बोलना चाहे थे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के उस सभा का मैं आयोजक था। तो वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो बहुत बड़ी बहस चली, दिल्ली विश्वविद्यालय में लोग मशाल लेके निकलते थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ, कि किस तरह से ये जो प्रकरण था, ये क्वेश्चन ऑफ जॉब्स नहीं है, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर शेयर इन पावर, आपका प्रतिनिधित्व कैसे सत्ता में हो। तो सिविल सर्विसेज में टोटल नंबर ऑफ जॉब्स उस साल 1600 थे, और जब 49% यानी 22.5 फॉर एससी एंड 27% जो मैं कह रहा था कि 50% से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए कमीशन ने यह देखते हुए कि 52% पॉपुलेशन या उससे अधिक है अगर पिछड़ों का, तो सिर्फ 27% ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाहर रखने के लिए अनुशंसा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी 27 लो, और दुख की बात है आज 27 है, जो आरटीआई से फिगर्स आए हैं उस हिसाब से मात्र 4% क्लास 1 ऑफिसर्स ओबीसीज हैं, मात्र 7% क्लास 2 में है, और मात्र 12% जो सबसे निम्न जो डी कैटेगरी जो आज खत्म कर दिया गया है उस कैटेगरी से आते हैं। तो 50% जो रिजर्वेशन के कारण कितने जॉब्स रिजर्व हो गए? 750। 1600 में से 800 लगभग नौकरियां रिजर्व हो गई, और उसके लिए कितना देश में हंगामा हुआ, जिन लोगों को याद होगा, हमारे कई प्रोफेसर साथी। लेकिन ठीक उसके बाद 2 ब्राह्मण चीफ प्राइम मिनिस्टर्स भी बने थे, एक पीवी नरसिम्हा राव और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों के शासनकाल में सिविल सर्विसेज का टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितना था? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 239 ओनली, यानी कि उसका अगर 50% चला गया तो कितना बचा? 150 भी नहीं बचा। क्यों नहीं लोगों ने दिए शरीर में आग लगाए? क्योंकि उस समय सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे, कलेक्टर एसपी बनेंगे, सत्ता में आप भागीदार बनेंगे। उस भागीदार से रोकने के लिए आप पर ये जो पूरा तामझाम चल रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण प्राइवेटाइजेशन और शिक्षा की बात हुई है, मैं जोड़ देना चाहता हूं और तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, शिक्षा को बेचा जा रहा है, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इनको समाप्त किया जा रहा है। एमईटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी वाले जिलेबी बनाते थे जलंधर में, रतनलाल जी के एक सांसद है, उन्होंने पूरे किस्सा बनाया। ये लोग बना रहे, कौन लोग पढ़ते हैं वहां? सिर्फ पैसे नहीं,
और भी यूनिवर्सिटीज हैं सर। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले हमारे साथी फ्रैंक हुजूर साहब बैठे हुए हैं, मनोज भाई सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों की जो एक भूमिका है, मैं मंडल जी की कमीशन की बात इसलिए किया हूं क्योंकि मंडल कमीशन की अनुशंसाओं में ये भी है कि भूमि का पुनः एक तरह से वितरण हो, ये बहुत बड़ी समस्या है आज देश में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि न्यू जमींदार, नए जमींदार हो गए, मालिक को दिया जा रहा है जमीन, उस पर किसी तरह का सीलिंग लॉज नहीं लागू होता है। हम लोगों पर लागू हुआ था, हमारे परिवार को जो जमीनें थी वो जमीन सीलिंग में लिए गए, लेकिन आज जो ये लोग हैं इन पर कोई लागू नहीं होता है। बहुत सी बातें थी कहने के लिए। दिल्ली से मैं लखनऊ में आना पसंद किया और आया हूं। मुझे खुशी है कि मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को देश के लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमें जनरल मीडिया में जगह नहीं मिलता है। लेकिन हमारे साथी हैं, सचिंदर है, कुंदन जी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साथ आए हैं हमारे। ये लोग, हम लोग जितने जगह सभाएं करते हैं इसको हम लोग, लेकिन अभी भी कल परसों मीटिंग हुई है फेसबुक के जो मार्क जगबेरकर हैं उनके साथ रविशंकर प्रसाद जी की, और फिर व्हाट्सएप के सीईओ को बुलाया गया है कि इनके संदेशों को रोको। वही व्यक्ति जो 2014 में जिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस देश में अपने झूठ को फैलाकर सत्ता में है, हमारी बात को कहने के लिए एकमात्र साधन सोशल मीडिया को रोकने के लिए वो तत्पर है। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सोशल मीडिया का प्रयोग करें, अधिक से अधिक करें, क्योंकि वही अभी हमारे पास एक साधन बचा है। हम अपनी बातों को और अपने संदेश को फैलाएं। मंडल कमीशन अगर लागू होगा तो ब्राह्मणों को पता है कि पूरे पिछड़े समाज का काया पलट हो जाएगा, लेकिन दुख की बात है कि खुद हमारे पिछड़े लोगों को यह बात नहीं पता है। इसी बात के साथ मैं महामना रामस्वरूप वर्मा जी की स्मृति में आज आयोजित इस सभा को और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, स्वर्गीय बीपी मंडल जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय मंडल, जय अम्बेडकर, जय भारत।